हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने लीवर अर्थात यकृत। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पूरा पढ़ लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं सभी आपने पढ़ लिया। हमने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, यानी कि पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, जिनमें से एक ग्रंथि जो लार ग्रंथि है उसको आपने पढ़ लिया था। बचा था आपका लीवर। लीवर के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना था। उसके बाद जो पैंक्रियाज है उसके बारे में भी। बाकी डिटेल से आपका जो लीवर है ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। तो देखिए लीवर जो है, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं, लीवर जो है ये क्या है, ये एक ग्रंथि है। ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, अर्थात यकृत है। यकृत जो है इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन जो है वो क्या है? बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण करना। यकृत क्या करता है? ये बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है। और ये जो यकृत है इसका जो वेट होता है, वेट जो है ये कितना होता है? एक से हम कह सकते हैं लगभग 1.5 kg। ठीक है। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 1 से लेकर के 1.5 kg तक या 1.5 से 2 kg तक इसका वेट होता है। और इसकी जो पोजीशन होती है, यानी कि इसकी जो स्थिति होती है वो कहाँ पे होती है? पोजीशन मतलब ये लीवर जो है ये कहाँ पर स्थित होता है? तो लीवर जो है वो कहाँ पर स्थित होता है? जो उदर गुहा है, उदर गुहा में ये जो है दाहिने तरफ डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पोजीशन में, उदर गुहा में दाएं तरफ डायाफ्राम के नीचे। ये कहाँ स्थित होता है लीवर हमारा? उदर गुहा में दाएं तरफ ये जो है डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है। उदर गुहा यानी कि जो है जो पेट वाला भाग होता है। ठीक है। आप जानते हैं कि जो आपका लंग्स होता है, वक्ष गुहा, लंग्स यानी कि फेफड़ा जो है वो कहाँ पाई जाती है? वक्ष गुहा में पाई जाती है। ठीक है। वक्ष गुहा जहाँ पे लंग्स आपकी पाई जाती है, तो लंग्स के नीचे यानी कि वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों को अलग करने वाला एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है। वक्ष गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है? डायाफ्राम। तो ये जस्ट जो है डायाफ्राम के नीचे दाहिने तरफ पाया जाता है हमारे उदर गुहा में। ठीक है। उदर गुहा में दाएं तरफ कहाँ? डायाफ्राम के नीचे। और लीवर क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है बाइल जूस यानी कि हम कह सकते हैं कि पित्त रस का निर्माण करना। और जो है ये किसका निर्माण करता है? यूरिया का भी निर्माण करता है। मेन काम जो है इसका बाइल जूस है। डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे तो लीवर जो है इसके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। फंक्शन जब हम बताएंगे तो इसके फंक्शन डिटेल में बताएंगे। तो इतना जानिए अभी कि लीवर जो है इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg लगभग होता है। पोजीशन इसकी उदर गुहा में दाएं तरफ डायाफ्राम के नीचे होता है। ठीक है। और ये जो लीवर है आपका, जो यकृत है, इसमें 2 लोब पाई जाती हैं, 2 पिंड पाए जाते हैं। इसमें जो है यानी कि यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं यकृत में 2 पिंड या लोब। ठीक है। लोब होती है, 2 पिंड होती है, 2 लोब होती है। कौन कौन? एक तो होता है राइट लोब, और दूसरा जो है वो क्या है? लेफ्ट लोब है। जो राइट लोब होती है ये बड़ी होती है, और लेफ्ट लोब जो है ये कैसी होती है? छोटी होती है। यानी कि जो लीवर है, लीवर में 2 लोब पाई जाती है, राइट लोब यानी कि दायां पिंड, और लेफ्ट लोब यानी कि बायां पिंड। दायां पिंड जो है वो बड़ा होता है, बायां पिंड जो है वो छोटा। यानी कि दोनों पिंड, दोनों लोब जो है ये दोनों साइज में समान नहीं होते हैं। ये साइज में कैसे होते हैं? असमान होते हैं। जो राइट लोब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने
लीवर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये आपका राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। राइट लोब इतना पूरा ये जो है आपका क्या है, इतना जो है ये पूरा स्ट्रक्चर आपका राइट लोब है, यानी कि इतना स्ट्रक्चर जो है ये राइट लोब है और ये जो छोटा सा है ये है आपका लेफ्ट लोब। तो अब देख के ही पता चला राइट लोब जो है वो इतना बड़ा है और लेफ्ट लोब जो है ये कैसा है, छोटा है। ये दो पिंड होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब देखिए ध्यान से कि ये जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, इस दोनों के बीच में एक ऐसे इस प्रकार की संरचना है, इसको हम कहते हैं फैल्सीपेरम लिगामेंट। यानी कि राइट लोब यानी कि जो हमारा दायां पिंड है और बायां पिंड यानी कि दाएं पिंड को बाएं पिंड यानी कि दोनों को अलग करने वाला जो होता है वो क्या होता है, फैल्सीपेरम लिगामेंट। यानी कि फैल्सीपेरम लिगामेंट के द्वारा जो है दोनों पिंड कैसे होते हैं, अलग होते हैं। फैल्सीपेरम लिगामेंट जो है ये क्या करता है, दोनों पिंडों को अलग करता है या दोनों पिंडों को जोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, ये फैल्सीपेरम बीच में पाया जा रहा है। इसके बाद जो है इस इधर जो है राइट लोब, इधर लेफ्ट लोब। फैल्सीपेरम लिगामेंट जो है ये दोनों लोब को अलग करता है एक दूसरे से। ठीक है, जो राइट लोब है ये कैसी होती है, बड़ी होती है। लेफ्ट लोब जो है ये छोटी होती है। राइट लोब जो है इसके कितने भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। जो आपका राइट लोब है यानी कि जो दायां पिंड है, दाएं पिंड के दो भाग होते हैं। पहला जो है क्या होता है, आप देख रहे हैं क्वाड्रेट लोब। पहला जो है वो क्या है, क्वाड्रेट लोब और दूसरा जो है वो है कॉर्डेट लोब। दूसरा जो है वो क्या है, कॉर्डेट लोब। ये दूसरा हो गया आपका और ये पहला हो गया। जो राइट लोब है यानी कि लीवर का जो दायां पिंड है, लीवर का जो दायां पिंड है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है क्वाड्रेट लोब और एक होता है कॉर्डेट लोब। कौन कौन, क्वाड्रेट और कॉर्डेट। यहाँ पे हमने लिखा है कॉर्डेट लोब और ये है क्वाड्रेट लोब। ठीक है, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट और कॉर्डेट दो लोब होते हैं इसके। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, दायां बड़ा पिंड और दायां छोटा पिंड। यानी कि दायां पिंड जो है ये फिर से दो पिंडों में डिवाइड होता है। एक बड़ा भाग होता है, एक बड़ा पिंड होता है और एक छोटा पिंड होता है। जो बड़ा पिंड है वो कहलाता है क्वाड्रेट लोब और जो छोटा पिंड है वो कहलाता है कॉर्डेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब है आप देख रहे हैं ये पूरा जो है ये आपका है क्वाड्रेट लोब और जो कॉर्डेट लोब है ये छोटा सा पार्ट, ये वाला भाग जो है ये आपका क्या है, ये है कॉर्डेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब जो है वो बड़ा होता है, कॉर्डेट लोब जो है ये कैसा होता है, छोटा होता है। यानी कि ये दायां बड़ा पिंड है, ये दायां छोटा पिंड है। ठीक है, और ये जो दायां बड़ा पिंड है यानी कि जो क्वाड्रेट लोब है, इसी क्वाड्रेट लोब के नीचे जो है एक थैली जैसी या हरे रंग की थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लेडर अर्थात पित्ताशय। देखिए यहाँ पे हमने जो है टाइम कम लगी इसलिए हमने पहले से फिगर बना लिया, तो इसलिए अब लिखना संभव नहीं है कि हम लिख सके। बोल रहे हैं इसको आप सुनते रहिए और कॉपी में अपने नोट करते रहिए। ठीक है, फिर से एक बार देखिए हमने क्या बताया। इतना आप लिखेंगे, लीवर हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि लीवर जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये जो लीवर है ये इसका वेट जो है ये कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है। और इसकी स्थिति यानी कि पोजीशन कहाँ पर, ये कहाँ स्थित होता है, तो ये उधर गुहा में दाएं तरफ डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। यकृत जो है, लीवर जो है, लीवर के दो लोब होते हैं। एक होता है राइट लोब यानी कि दायां पिंड और दूसरा लेफ्ट लोब बायां पिंड। दायां पिंड जो है ये बड़ा होता है, बायां पिंड छोटा होता है। दोनों पिंड जो है एक दूसरे से फैल्सीपेरम लिगामेंट के द्वारा अलग होते हैं। जो दायां पिंड है, दाएं पिंड के दो भाग होते हैं। एक जो है कहलाता है क्वाड्रेट लोब और एक कहलाता है कॉर्डेट लोब। इसे हम दायां बड़ा पिंड कहते हैं, इसे हम दायां छोटा पिंड कहते हैं। जो दायां बड़ा पिंड है यानी कि जो लीवर का क्वाड्रेट लोब होता है उसके नीचे हरे रंग की एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लेडर। और ये गाल ब्लेडर जो है एक इसमें क्या होता है, इसमें पित्त रस का
स्टोरेज होता है, यानी कि ये गाल ब्लेडर जो है ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, पित्त रस को संचित करता है। ठीक है, तो ये था ऐसे आउट यानी कि लीवर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बाहरी या संरचना जो थी उसकी ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीवर से ही लीवर का जो क्वाड्रेट लोब है उसी के नीचे जो है क्या पाई जाती है, आपकी गाल ब्लैडर पाई जाती है। उसी के नीचे जो है थैली जैसी संरचना लटकी होती है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। और ये गाल ब्लैडर जो है ये इसकी यानी कि जो गाल ब्लैडर है जो आपका पित्ताशय है, तो पित्ताशय की जो पित्त वाहिनी होती है यानी कि बाइल डक्ट जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, हिपैटिक डक्ट यानी कि जो लीवर से निकली हुई डक्ट होती है। डक्ट मीन्स नली होता है, यानी कि बाइल जो गाल ब्लैडर है उससे एक नली निकल करके किससे जुड़ी हुई होती है, लीवर से एक नली निकली होती है उससे जुड़ी होती है। फिर वो दोनों जो है जा करके किससे जुड़ते हैं, आप जानते हैं कि एक दूसरे नली से किस प्रकार से जुड़ते हैं वो हम यहाँ पे समझाते हैं। पहले जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जब हम ड्यूडेनम आपको बताए थे तो आप वहाँ पे ये पढ़े थे कि ड्यूडेनम जो है ड्यूडेनम से 3 अंग जुड़े होते हैं। कौन कौन से, एक तो लीवर जुड़ा होता है यानी कि यकृत जुड़ा होता है, दूसरा क्या जुड़ा होता है, दूसरा आपका पित्ताशय जो है वो होता है, तीसरा पैंक्रियाज यानी कि जो ड्यूडेनम भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग होता है ड्यूडेनम, उस ड्यूडेनम से 3 आर्गन 3 अंग जुड़े होते हैं। किस प्रकार से वो तीनों अंग जुड़े होते हैं वो चीज हम आपको यहाँ बताएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो हमने इस तरीके से बनाया है ये किसका स्ट्रक्चर है, ड्यूडेनम का। ये क्या है आपका, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी, ये क्या है, ग्रहणी है। और ये ग्रहणी मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। तो देखिए इस ड्यूडेनम से ये क्या है, ये हमने लिखा यहाँ पे गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का मतलब पित्ताशय। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए लीवर नहीं बना है लेकिन इसको लीवर मानिए आप, ऐसा ना कहिएगा कि इस तरीके से लीवर नहीं होता। ठीक है, ये आपका क्या है, लीवर है। लीवर में 2 लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा, लेफ्ट लोब छोटा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मीन्स क्या होता है, अग्न्याशय। ठीक है, हिंदी आप समझिएगा, हिंदी बता दे रहे हैं आपको। गाल ब्लैडर मतलब हो जाएगा पित्ताशय, और ये आपका लीवर है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, दायां पिंड और बायां पिंड। ठीक है, उसके बाद है पैंक्रियाज। अब देखिए ये तीनों जो है, चारों जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे जो गाल ब्लैडर है यानी कि जो पित्ताशय है, पित्ताशय से जो है क्या निकली हुई है, पित्त वाहिनी। ये जो है संरचना ये किसकी, पित्ताशय से जो नली निकली होती है उसे हम कहते हैं पित्त वाहिनी। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं बाइल डक्ट कह सकते हैं या सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट कहिए या तो बाइल डक्ट कहिए, इसका मतलब है, इसकी हिंदी होती है पित्त वाहिनी। पित्ताशय से क्या निकला हुआ है, पित्त वाहिनी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लीवर है, लीवर का राइट लोब और लेफ्ट लोब, दोनों लोब में जो है जो नलियां होती हैं उन्हें हम यानी कि लोब के अंदर जो नली होती है उसे हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। ठीक है, लीवर के दोनों लोब से जो है एक एक नली निकली होती है, राइट लोब से एक नली और लेफ्ट लोब से एक नली। उस नली को हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट का मतलब हो जाएगा यकृत नली। हिपैटिक डक्ट यानी कि यकृत नली। और ये दोनों हिपैटिक डक्ट जो हैं यानी कि दोनों लोब से जो डक्ट निकली हुई है वो आगे आकर के एक दूसरे में दोनों जो है जुड़ जाते हैं। तो जब दोनों जुड़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। यानी कि कॉमन हिपैटिक डक्ट का मतलब सामान्य यकृत नली, इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य यकृत नली। देखिए यहाँ पे जो हिपैटिक डक्ट है वो दोनों जुड़ करके क्या बना रहे हैं, सामान्य यकृत नली यानी कि कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या निकला हुआ है, पित्त वाहिनी यानी कि सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट, और ये क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट यानी कि सामान्य यकृत वाहिनी। तो देखिए पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलकर किससे जुड़ी होती है, सामान्य यकृत वाहिनी या नली। इसको हम वाहिनी भी लिख सकते हैं, नली से अच्छा वाहिनी ही लिखिए आप तो ज़्यादा बेटर है, वाहिनी।
ठीक है, कृत वाहिनी, अकृत नली, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए लिखेंगे इसमें आप कि पित्ताशय से पित्त वाहिनी या सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट निकलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि सामान्य यकृत वाहिनी से जुड़ती है। ठीक है, जो बाइल डक्ट है ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से जुड़ करके क्या बना लेती है, कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है, यानी कि सामान्य क्या बनाती है, सामान्य पित्त वाहिनी। ठीक है, देखिए दोनों जो है तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसका जो पित्तवाहिनी है, पित्तवाहिनी किससे जुड़ी है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है और ये पित्तवाहिनी है, ये दोनों क्या है, जुड़े हैं। और जुड़ करके देखिए ये दोनों जुड़ करके फिर एक नली बना लिए। तो जब एक नली बन गया तो इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट यानी कि सामान्य पित्त वाहिनी। यानी कि जो पित्त वाहिनी है, पित्त वाहिनी जो है ये सामान्य यकृत वाहिनी से जुड़ करके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट यानी कि सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। फिर ये जो कॉमन बाइल डक्ट है यानी कि जो सामान्य पित्त वाहिनी है, ये देखिए आपका किससे जुड़ी हुई है। फिर आप देख रहे हैं कि एक जो है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से क्या निकली होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाज से क्या निकली है, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है फिर ये किससे, कॉमन बाइल डक्ट यानी कि सामान्य पित्त वाहिनी से जुड़ करके आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आई है कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली डक्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट और ये वाली डक्ट जो है ये पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट यानी कि सामान्य पित्त वाहिनी और ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, ठीक है, ये दोनों जुड़ करके आप देख रहे हैं यहाँ पे ये और ये दोनों जुड़ गए, फिर ये वाली नली बन गई। ठीक है, तो ये वाली नली जो है इसको हम कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट मतलब जो कॉमन बाइल डक्ट है वो भी जुड़ा है, ठीक है, उसके बाद जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो भी जुड़ा, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। फिर ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये आकर के कहाँ पर ओपन होती है, ये आकर के ड्यूडेनम में ओपन होती है, ड्यूडेनम में खुलती है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है इसके यहाँ शीर्ष पर एक कपाट पाई जाती है, उस कपाट को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। उस कपाट को हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी कि ओडाई की अवरोधनी। ठीक है, जहां पर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है लीवर, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है ड्यूडेनम में खुलती है, वहां पर एक कपाट पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यानी कि ओडाई की अवरोधनी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो फिगर जो हमने यहाँ पे बनाया है एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, देख लीजिए। हमने बताया कि लीवर जो है इसके दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है ये बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। राइट लोब जो है इसके दो भाग होते हैं, एक भाग बड़ा जो होता है उसको हम क्वाड्रेट लोब कहते हैं और छोटा भाग जो होता है उसको हम कॉर्डेट लोब कहते हैं। जो राइट लोब का जो क्वाड्रेट लोब है यानी कि जो क्वाड्रेट लोब है, क्वाड्रेट लोब के नीचे जो है हरे रंग की लटकी हुई थैली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से जो है, पित्ताशय में पित्त रस का जो है संचय होता है, बाइल जूस का स्टोरेज होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलकर किससे, कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि सामान्य यकृत वाहिनी से जुड़कर सामान्य पित्त वाहिनी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। उसके बाद जो पैंक्रियाटिक डक्ट है यानी कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट निकलकर कॉमन बाइल डक्ट सामान्य पित्त वाहिनी से जुड़कर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला भाग जो है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में खुलता है। जिस जगह पर जो है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में खुलता है उसी जगह पर एक कपाट पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडाई की अवरोधनी। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा समझ में। ये था बाह्य स्ट्रक्चर यानी कि जो बाहरी संरचना है, बाह्य संरचना,
लीवर का। अब हम देखेंगे लीवर की आंतरिक संरचना। तो ये 2 फिगर जो है आपको पूरा हमने बता दिया। आप जो हमने बोला है पॉइंट वाइज करके आप इसको लिख लेंगे दोनों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों फिगर हम मिटा दें, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हम मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब जो है हमने जो बताया वो क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि लीवर का बाह्य संरचना। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर यानी कि यकृत की आंतरिक संरचना, यकृत की आंतरिक संरचना, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर यानी कि यकृत की जो आंतरिक संरचना है उसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर है, लीवर के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, ढेर सारे यकृत पिंडक पाए जाते हैं। तो हम ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। हम पहले लिखेंगे लीवर के अंदर यकृत पिंडक यानी कि हिपैटिक, यकृत पिंडक को इंग्लिश में कहेंगे हिपैटिक लोब्यूल। लीवर के अंदर यकृत पिंडक हिपैटिक लोब्यूल पाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यकृत जो है, लीवर जो है वो ढेर सारे हिपैटिक लोब्यूल यानी कि यकृत पिंडक से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये जो यकृत पिंडक है, यकृत पिंडक यानी कि हिपैटिक लोब्यूल को यकृत या लीवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। लीवर जो है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ढेर सारे हिपैटिक लोब्यूल यकृत पिंडक, यानी कि हमारा लीवर जो है यकृत पिंडकों से मिलकर के बना होता है। और इस यकृत पिंडक को, हिपैटिक लोब्यूल को हम क्या कहते हैं, यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसे हम हिपैटिक लोब्यूल को यकृत की, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा पूरा लीवर जो है वो हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर के ही बना होता है। और जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे लीवर के, वो सभी फंक्शन, वो सभी कार्य जो हैं वो कहाँ संपन्न होते हैं, इसी हिपैटिक लोब्यूल में संपन्न होते हैं। इसीलिए हिपैटिक लोब्यूल को हम यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हिपैटिक लोब्यूल है आपका, प्रत्येक हिपैटिक लोब्यूल, अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एक हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ऐसे हजारों हिपैटिक लोब्यूल जो है यकृत के अंदर पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरा आपका एक हिपैटिक लोब्यूल का बना हुआ है, एक यकृत पिंडक का बना हुआ है, ठीक है।
तो जितने भी अब देखिए यकृत पिंडक में होते हैं क्या क्या हैं, आगे आप देखेंगे कि ये जो देखिए हिपैटिक जो लोब्यूल है इसमें देखिए क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। सबसे पहले तो इसमें आप ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो संरचना आपको चेन जैसी संरचना दिख रही है, इस चेन जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल कहते हैं या हिपैटोसाइट्स कहते हैं। इसे हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं या हिपैटिक सेल कहते हैं। हिपैटिक सेल का मतलब लीवर कोशिका, ठीक है। जितने भी पिंडक होते हैं, प्रत्येक पिंडक के अंदर क्या पाई जाती है, लीवर सेल पाई जाती है, यकृत कोशिका पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक सेल कहते हैं। तो आगे हम लिख लेंगे, प्रत्येक यकृत पिंडक के अंदर क्या पाई जाती है, लीवर सेल या यकृत कोशिका पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट्स कहते हैं। प्रत्येक यकृत पिंडक के अंदर क्या पाई जाती है, लीवर सेल पाई जाती है, जिसे हम हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो हिपैटिक सेल है, हिपैटोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं, बाइल जूस का निर्माण करते हैं। हिपैटिक सेल्स जो हैं बाइल जूस एंड यूरिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ये जो हिपैटिक सेल्स हैं, हिपैटिक सेल्स ही क्या करते हैं, यही जो है लीवर बाइल जूस या जो है और यूरिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका हिपैटिक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ जो है एक संयोजी ऊतक क्या पाई जा रही है, एक संयोजी ऊतक पाई जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है ना। तो हम आगे लिख लेंगे कि यकृत पिंडक, अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, यकृत पिंडक के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं हिपैटिक लोब्यूल जो है ये चारों तरफ जो है क्या पाई जा रही है, एक जो है आवरण पाई जा रही है, जिसे हम तंतुमय संयोजी ऊतक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक तंतुमय संयोजी ऊतक पाई जाती है, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ये जो आपके हिपैटिक सेल्स हैं, हिपैटिक सेल्स में आप देख रहे हैं इसके बीच बीच में क्या पाई जाती है, सिरा पात्र पाई जाती है, यानी कि सिनोसाइड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिरा पात्र पाई जाती है, जो है जिसे हम सिनोसाइड्स कहते हैं। तो अगला हम लिख लेंगे हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स के बीच बीच में सिरा पात्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिनोसाइड्स पाई जाती है, यानी कि सिरा पात्र
पाई जाती है। और ये जो शिरा पात्र है, शिरा पात्र में आप देख रहे हैं क्या पाई जा रही हैं, कुफर शेल पाई जाती है। ये जो जगह है, जो स्पेस है, बीच बीच में जो स्पेस है, जो ये स्थान है, इसको हम कहते हैं शिरा पात्र या सिनोसॉइड्स। और इसी सिनोसॉइड्स में आप देख रहे हैं बीच बीच में ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो हैं ये क्या कहलाती हैं, कुफर शेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये, कुफर शेल कहलाती हैं। तो आगे लिख लेंगे, शिरा पात्रों की दीवारों में शिरा पात्र जो हैं, शिरा पात्रों के दीवारों में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, कुफर शेल कहते हैं। ठीक है, ये जो कुफर शेल हैं, कुफर शेल ये क्या करती हैं, ये जो पुरानी रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना, ये जो पुरानी रक्त कणिकाएं या पुरानी जो हीमोग्लोबिन्स होती हैं उनका विखंडन करती हैं और विखंडन करके बाइल पिगमेंट का निर्माण करती हैं। कुफर शेल पुरानी रक्त कणिकाओं, पुरानी रक्त कणिकाओं, ये हमने लिख दिया है HB, इसका मतलब हीमोग्लोबिन समझिएगा। पुरानी रक्त कणिकाओं को विखंडित करके क्या बनाती हैं, बाइल पिगमेंट, यानी कि पित्त वर्णक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जो कुफर कोशिकाएं होती हैं, कुफर कोशिकाएं क्या करती हैं, जीवाणुओं का भक्षण भी करती हैं। जीवाणु या सीधे रोगाणुओं लिख सकते हैं। ये कुफर कोशिकाएं जो हैं ये और क्या करती हैं, ये जीवाणुओं या रोगाणुओं का भक्षण भी करती हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा है, शिरा पात्र हो गया, हेपेटिक डक्ट्स हो गए, सेल हो गया, ग्लिसन कैप्सूल हो गया, कुफर सेल हो गई। अब ये चीज आपको देखना है कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल हैं, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जा रहा है ग्लिसन्स कैप्सूल, इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। और ग्लिसन्स कैप्सूल जो है इसी के किनारों पर जो है आप देख रहे हैं ये जो है क्या पाया जा रहा है, निवाहिका त्रय यानी कि पोर्टल ट्रेड पाया जा रहा है। ठीक है, जो आपके ग्लिसन्स कैप्सूल हैं, आगे आप लिख लेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल के किनारों पर क्या पाए जा रहे हैं, निवाहिका त्रय यानी कि पोर्टल ट्रेड क्या पाए जाते हैं, निवाहिका त्रय पाए जाते हैं। जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, ग्लिसन्स कैप्सूल के किनारों पर जो है क्या पाए जाते हैं, पोर्टल ट्रेड यानी कि निवाहिका त्रय पाए जाती है। जो गोल गोल संरचना आपको किनारे किनारे पर दिख रही है ये क्या है, निवाहिका त्रय है। ठीक है, और निवाहिका त्रय में देखिए 3 चीजें पाई जाती हैं, वो हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो निवाहिका त्रय हमने बनाया हुआ है इस प्रकार से एक गोला, इसमें आप ऐसे छोटे छोटे 3 गोले देख रहे हैं। ठीक है, तो 3 गोले जो दिख रहे हैं इसमें से ये वाला गोला जो है हमने यहाँ लिखा है हिपैटिक आर्टरी, ये वाला गोला जो है इसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं यकृत धमनी यानी कि आपका हिपैटिक आर्टरी। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है हिपैटिक आर्टरी यकृत धमनी। उसके बाद दूसरा गोला जो है इसको हम हिपैटिक पोर्टल वेन, ये वाला गोला जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन यानी कि यकृत निवाहिका सिरा। इसे क्या कहते हैं, यकृत निवाहिका सिरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला गोला जो है इसे हम कहते हैं अंतरपिंडीय यकृत वाहिनी यानी कि इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट यानी कि अंतरपिंडीय यकृत वाहिनी। अंतरपिंडीय यकृत यकृत नहीं होगा यहाँ पे, जो है आपका पित्त वाहिनी है, बाइल डक्ट पित्त वाहिनी, ये पित्त वाहिनी है। ठीक है, वहां पे हमने यकृत लिखा है, उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका, बचा है अब कुछ नहीं, बस एक और बचा है कि जो यकृत पिंडक होते हैं इनके सेंटर में, इनके केंद्र में क्या पाई जाती है, एक सेंट्रल वेन यानी कि केंद्रीय सिरा पाई जाती है। तो इसको भी आप लिख लेंगे कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, ग्लिसन्स कैप्सूल में क्या पाए जाते हैं, यकृत निवाहिका सिरा, यकृत धमनी और अंतरपिंडीय यकृत वाहिनी पाई जाती है। उसके बाद आप लिख लेंगे कि प्रत्येक यकृत पिंडक के केंद्र में क्या है, प्रत्येक यकृत पिंडक, 9वां पॉइंट लिख लेंगे, प्रत्येक यकृत पिंडक के केंद्र में क्या पाई जाती है, एक केंद्रीय सिरा पाई जाती है। ठीक है, इसे जो है एक केंद्रीय सिरा पाई जाती है, इसे हमने यहाँ लिखा है अंतःपिंडीय सिरा। इसे जो है अंतःपिंडीय सिरा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतःपिंडीय सिरा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब इसमें कुछ नहीं बचा है, सारा आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। बस एक चीज और आपको बताना है, आपने अभी देखा ये जो चेन जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये चेन जैसी संरचना जो दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल कहते हैं यानी कि लीवर सेल कहते हैं या हिपैटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो दोनों चेन है, दोनों चेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को हम कहते हैं बाइल कैनेले कुनाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि जो हिपैटिक सेल्स हैं यानी कि लीवर कोशिकाओं या हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को या पाए जाने वाले जगह को हम बाइल कैनेले कुलाई कहते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 10वां पॉइंट जो है लिखेंगे हम कि हिपैटोसाइट्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को बाइल कैनेले कुलाई क्या कहते हैं, बाइल कैनेले कुलाई कहते हैं, बाइल कैनेले कुलाई कहते हैं। एक बार फिर से इसको जल्दी से समझ लीजिए। आंतरिक संरचना जो है यकृत की आंतरिक संरचना, देखिए हमने लिखा है कि यकृत के अंदर, लीवर के अंदर जो है यकृत पिंडक यानी कि हिपैटिक लोब्यूल पाए जाते हैं। ये पूरा एक हिपैटिक लोब्यूल का क्या है, स्ट्रक्चर है, और इस हिपैटिक लोब्यूल को हम लीवर की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और जितने जो है यकृत पिंडक होते हैं, प्रत्येक यकृत पिंडक के अंदर लीवर सेल या जो है यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, या हम लिख सकते हैं कि यकृत कोशिकाएं एक चेन के रूप में विन्यासित होती हैं, एक चेन या एक श्रृंखला के रूप में विन्यासित होती हैं, जिसे हम हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद जो हिपैटिक सेल्स हैं
ये हेपेटिक सेल्स क्या करती हैं, ये बाइल जूस और यूरिया का निर्माण करते हैं। यकृत पिंडक के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक पाई जाती है जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल, इसके चारों तरफ जो है क्या पाई जा रही है, एक तरफ एक जो है तंतुमय संयोजी ऊतक जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। और उसके बाद जो हिपैटोसाइट्स हैं या हिपैटिक सेल्स जो हैं, इनके बीच बीच में जो है क्या पाए जाते हैं, सिरापात्र पाए जाते हैं यानी कि सिनोसाइट्स पाए जाते हैं। और सिनोसाइट्स के अंदर जो है यानी कि सिनोसाइट्स में जो है क्या पाई जाती हैं, एक कोशिकाएं, एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं कुफर सेल या कुफर कोशिकाएं। ये कुफर कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जो है जो पुराने रक्त कणिकाएं होती हैं, उन पुराने रक्त कणिकाओं को विखंडित करके क्या बनाती हैं, बाइल पिगमेंट यानी कि पित्त वर्णक का निर्माण करती हैं। और ये कुफर कोशिकाएं जो है ये रोगाणुओं यानी कि जीवाणुओं वगैरह का भी ये भक्षण करती हैं। उसके बाद जो क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल है। ग्लिसन्स कैप्सूल के किनारों पर क्या पाए जाते हैं, निवाहिका त्रय पाए जाते हैं, पोर्टल ट्रेड पाए जाते हैं। पोर्टल ट्रेड के अंदर हिपैटिक आर्टरी, यकृत धमनी, हिपैटिक पोर्टल वेन यानी कि यकृत निवाहिका सिरा, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट यानी कि अंतरपिंडीय यकृत वाहिनी पाई जाती है। और प्रत्येक यकृत पिंडक के केंद्र में, प्रत्येक यकृत पिंडक के बीच में एक केंद्रीय सिरा पाया जाता है जिसे हम अंतःपिंडीय सिरा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हिपैटिक सेल्स जो है, हिपैटोसाइट्स जो है, हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक सेल्स के बीच में यानी कि दो श्रृंखला इसकी है, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में स्पेस पाई जाती है, जगह पाई जाती है, उस जगह को हम बाइल कैनेले कुलाई कहते हैं। ठीक है, ये था जो है लीवर की जो है आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम देखेंगे लीवर के कार्य यानी कि लीवर के फंक्शन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फंक्शन बता देते हैं जल्दी से। तो ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, तो इसका पहला कार्य तो हो जाएगा ऐसे हम लिख दे रहे हैं शार्ट में, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस एंड यूरिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस एंड यूरिया, ये क्या करते हैं, ये जो है यूरिया का और पित्त रस का निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है भ्रूणीय अवस्था में लीवर में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है ना, भ्रूणीय अवस्था में लीवर में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरा जो है एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें जो है ग्लूकोज परिवर्तित होता है, किसमें, ग्लूकोज जो है परिवर्तित होता है ग्लाइकोजन में। यानी कि ग्लाइकोजन जो हमारा लीवर है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता है। इसमें ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो है यकृत हमारा क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और इसे जो है, इसे क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। इसे जो है लीवर संचित करता है। यानी कि ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके ये अपने अंदर क्या कर लेता है, इस ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है, संचित कर लेता है। उसके बाद तीसरा जो है, चौथा जो है वो है
ग्लाइकोजेनेलिसिस, ठीक है। दूसरा जो है वो है ग्लाइकोजेनेलिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ग्लाइकोजन ये परिवर्तित होता है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है ये परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लाइकोजेनेलिसिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस। उसके बाद जो है एक और प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में जो है क्या होता है, अमीनो एसिड जो है ये परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। अमीनो एसिड जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बाकी जो है अगला जो है आपका 6वां क्या क्या हुआ, यूरिया का निर्माण, बाइल जूस, ग्लाइको, हाँ, एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद जो है एक और प्रोटीन आती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण। उसके बाद और ये क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण। ये विटामिन ए का निर्माण किससे करता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को किसमें बदलता है, ये विटामिन ए में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है, यानी कि बीटा कैरोटीन से ये विटामिन ए का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ विटामिन का स्टोरेज भी करता है, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 का क्या करता है, संचय करता है, ठीक है। ये विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 जो है इसका क्या करता है, ये संचय करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फैट यानी कि वसा का संचय, यानी कि स्टोरेज ऑफ फैट, वसा का भी संचय करता है। और ये जो है कुछ हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसे, मिनरल्स का स्टोरेज, ठीक है। मिनरल्स यानी कि कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिनका ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। जैसे कौन कौन से, आयरन हो गए, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मॉलिब्डेनम, ठीक है। आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, ठीक है। इन सबका ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। उसके बाद और आपका 11 हो गए। आगे और आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या करता है, जीवाणुओं, आपने देखा था कुपर कोशिकाएं, जीवाणुओं का भक्षण भी करता है, जीवाणुओं का क्या करता है, भक्षण करता है। उसके बाद जो है ये क्या करता है,
एक और प्रोटीन है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन या निर्माण, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। ठीक है, एक दो हो सकता है छूट रहा हो, वैसे मैक्सिमम हो गए हैं आपके, इतने ही कार्य हैं। एक चीज और यहाँ पे हम बता दें, यूरिया का निर्माण, हमने बताया कि यकृत जो है हमारा ये क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। तो ये यूरिया का निर्माण जो करता है, एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे BORNI। यूरिया का निर्माण जो है ये किसके द्वारा, बाई ऑर्निथीन साइकिल, यानी कि ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा जो है ये यूरिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये था आपका जो है लीवर का फंक्शन। एक दो और, जैसे एक जो अंडे का जो पीतक होता है जिसे हम याक कहते हैं, उसका भी ये निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर। हमने क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि पित्तरस का निर्माण करता है और यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण किसके द्वारा, बाई ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा ये यूरिया का निर्माण करता है। भ्रूणीय अवस्था में लीवर में ही आरबीसी का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में ये आरबीसी का निर्माण भी करता है। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि हमारा लीवर जो है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के बाद ग्लाइकोजन के रूप में हमारा लीवर जो है ग्लूकोज को संचित कर लेता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। इसका संचय कौन करता है, लीवर करता है। किस प्रोसेस के द्वारा, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेलिसिस। ग्लाइकोजेनेलिसिस में क्या होता है कि जब हमारे शरीर को ग्लूकोज, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा लीवर जो है वो क्या करता है, ग्लाइकोजेनेलिसिस साइकिल के द्वारा जो स्टोर किया है ग्लाइकोजन, यानी कि जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है उस ग्लाइकोजन को परिवर्तित कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। उसके बाद एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारा लीवर जो अमीनो एसिड बने हुए हैं हमारे शरीर में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। तो इस अमीनो एसिड को ये परिवर्तित करता रहता है किसमें, ग्लूकोज में। फिर है हिपैरिन। ये हिपैरिन प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है। हिपैरिन प्रोटीन जो है एंटीकोगुलेंट जो है प्रोटीन है, यानी कि ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। हिपैरिन प्रोटीन जो है ये हमारे रक्त को जमने से रोकता है। उसके बाद प्रोथ्राम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है। ये प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये हमारे रक्त का जो है थक्का बनाने में सहायक होता है, और ये क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण भी करता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है, यानी कि जब हम कोई ऐसा जो है भोज्य पदार्थ खाते हैं जिसमें बीटा कैरोटीन, जैसे हम जानते हैं गाजर में जो है क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन। विटामिन ए जो है ये किसी चीज में नहीं पाया जाता बल्कि बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो जब हम गाजर को खाते हैं तो गाजर में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। उस बीटा कैरोटीन को हमारा लीवर जो है वो बदल देता है इसमें विटामिन ए में। तो हमारा लीवर जो है वो विटामिन ए का निर्माण करता है, और ये जो है कुछ विटामिन का संचय भी करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई के और B12 का ये संचय भी करता है। उसके बाद ये जो है कुछ मिनरल्स का स्टोरेज भी करता है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। इन सब मिनरल्स का ये स्टोरेज करता है, इन सब मिनरल्स का ये संचय करता है। और इसमें जो है जीवाणुओं का भक्षण भी होता है, यानी कि लीवर हमारा जीवाणुओं का भक्षण भी करता है, और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण भी करता है। एक और आप लिख सकते हैं याक, यानी कि पीतक का निर्माण। ठीक है, एक और आप लिख सकते हैं कि लीवर जो है ये क्या करता है, यॉक यानी कि पीतक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था जो है आपका पूरा लीवर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, पूरा आपको लीवर अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।